बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहकीक के लुग़वी मानी किसी शय की हकीकत का असबात है। इस्लाहन ये एक ऐसे तर्ज मुतालिया का नाम है जिसमें मौजूद मवाद के सही या गलत को बाज़ मुसल्लिमात की रोशनी में परखा जाता है। तहकीक का काम हाल को बेहतर बनाना, मुस्तकबिल को संवारना और माजी की तारीकियों को रोशनी अता करना है। तहकीक का एक अहम काम गुमशुदा दफीनों को दरियाफ्त करना भी है। उर्दू में खालिस अदबी तहकीक का आगाज 20वीं सदी के अवाइल में होता है। इस सिलसिले में मौलवी अब्दुल हक, हाफिज महमूद शीरानी, काजी अब्दुल वदूद, इम्तियाज अली अर्शी जैसे बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा उर्दू ज़बान और अदब में सर्फ किया और उर्दू तहकीक का मयार बुलंद किया। उर्दू में तहकीक की बाज़ाब्ता इब्तिदा हाफिज महमूद शीरानी से होती है। वो पहले मुहक्किक हैं जिन्होंने तहकीक के असूल पायदार बुनियादों पर कायम किए। आज के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी एक मुहक्किक से जो कि एक पुलिस ऑफिसर, टीचर, राइटर और रिसर्च स्कॉलर हैं, सर मुनीर अब्बास सिब्रा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत। आप सुनाएं। सर, आपकी किताब उर्दू फिक्शन का नया तख्लीकी नामा उर्दू अदब की दुनिया में मुनफरिद हैसियत रखती है, क्योंकि बकौल आपके आपने उर्दू में उन असनाफ को रोशनास करवाया जिन पर पहले कोई जामे किताब नहीं बनी थी। तो सर, अपनी किताब के बारे में मजीद भी हमें कुछ बताइए प्लीज। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, उर्दू फिक्शन का नया तख्लीकी मंजरनामा, इसमें माइक्रो फिक्शन, अफसानचा और फ्लैश फिक्शन का एक तहकीकी तनकीदी जायज़ा लिया गया है। असल में ये सिर्फ उर्दू में एक जदीद सिन्फ के तौर पे मानी जाती है। वैसे तो इसको सादिर हसन मंटो 1948 में इसका आगाज़ उर्दू में हुआ, लेकिन इस पे कोई खातिर खा काम नहीं हुआ। तख्लीकी काम वक्फे वक्फे से थोड़ा बहुत कुछ किताबें रसायल में ये छपती रही, लेकिन इतना काम नहीं हुआ और नाकदीन ने, मुहक्किकीन ने इस पे कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, क्योंकि तख्लीकी काम भी इतना नहीं था। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये एक ऐसी सिन्फ है जो कि अब पूरी दुनिया में उर्दू से में आने से पहले मुरव्वज हो चुकी थी। तो इसलिए मैंने इस सिन्फ को चुना और इस पे एक जामे किस्म की तहकीक की और एक किताब को पब्लिक किया। असल में ये तो मेरा एक तहकीकी संधि असूल के लिए मकाला था, लेकिन इसमें फिर बाद में इजाफा और उसमें काट छांट करके तरमीम करके किताबी शक्ल में ले आया। मेरा इस जी। लिहाज से भी ये दावा है कि ये एक मुनफरद किताब है, क्योंकि माइक्रो फिक्शन या फ्लैश फिक्शन वगैरह पे उर्दू में पहले कोई ऐसी तहकीकी तनकीदी किताब नहीं है। और मैंने यहाँ जो सवाल इस वक्त अदबी हलकों में उठाए जा रहे थे कि क्या ये सिन्फ का दर्जा भी रखती है या नहीं, क्या इसका मुस्तकबिल में भी कोई इम्कानात है या नहीं, या इसको लिखने के असूल और तकाजे क्या हो सकते हैं, तो क्या ये मुख्तलिफ जो नाम मुरवज हैं, क्या ये एक ही सिन्फ के मुख्तलिफ नाम हैं, या इनको आपस में अलग अलग असनाफ के तौर पे देखा जा रहा है, यानी कि अफसानचा, मैक्रो फिक्शन, फ्लैश फिक्शन। तो इस सारी बहस को जो अदबी हलकों में असरे हाजिर में और माजी में भी होती रही है और आगे भी होती रहेगी कुछ अरसा, तो इसको अपना मकाम बनाने में लग जाएगा। तो इन सारे सवालों को मैंने इस किताब में कोशिश की है कि उनको एक तहकीकी और तनकीदी अंदाज में पेश किया जाए। जी अब बिल्कुल। अब इस किताब को वही लोग ही पढ़ेंगे या वही लोग ही इसको खरीदेंगे जिनको इस सिन्फ के साथ दिलचस्पी है। कुछ लोग, कुछ तो इनको अभी तक सिन्फ का दर्जा ही नहीं देते, बल्कि वो कहते हैं कि ये तो एक, जैसे कहते हैं ना, एक चुटकुला है, एक लतीफ़ा है, या कोई भी नाम दे। लेकिन ये एक जी। हकीकत है जो मुरव्वज चीज़ हो गई है। और सबसे बड़ी दलील जो इसके है सिन्फ होने की और इसके मुरव्वज होने की और इसकी आलमी लेवल पे पजीराई की, वो ये है कि आलमी लेवल के बहुत बड़े बड़े मुसन्निफीन
बोरखेस, काफका, टॉल्स्टाई और भी बहुत सारे। 4 ऐसे मुसन्निफीन हैं जिन्होंने नावल, अफसाना तो लिखा ही लिखा ना, तो मुख्तसर कहानियां भी जी लिखी। उनको नोबेल प्राइज मिला, यानी कि आलमी लेवल पे 4 ऐसे मुसन्निफीन हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला, और उन्होंने मुख्तसर कहानियां भी लिखी नावल अफसाने के साथ साथ। तो ये एक बहुत बड़ी दलील है इस सिन्फ की, सिन्फ होने की, इसके ये मकाम और मर्तबे की, कि ये एक इतनी मुरव्वज और एक इतनी मकबूल और एक मुस्तनद किस्म की सिन्फ है, जो कि आलमी लेवल पे इसका रुझान ज़्यादा है। तो उर्दू में ऐसा जी ऐसा ये आती जा रही है, और इसको इसलिए उर्दू वालों के लिए मैंने ये किताब लिखी, ताकि वो इसको पढ़ के इस्तेफादा कर सकें। बिल्कुल। सर हमें बताइए कि पुलिस के शोबे में होने के बावजूद आपने तालीम व अदब का सफर कैसे जारी रखा? हाँ, ये सवाल है, बड़ा अहम सवाल है। हाँ, मैं पुलिस के शोबे में होते हुए मैंने इंटर किया, तो मैं पुलिस में चला गया। तो इंटर के बाद बीए, मास्टर, फिर एमफिल, बीएड भी किया, अब पीएचडी। तो वाकई ये एक मुश्किल सफ़र है। तालीम व अदब और पुलिस के कल्चर का कोई आपस में हम आहंगी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के तजाद है। उसके माहौल में, जी उसकी लैंग्वेज में और उसके तरीक़ाकार में, उसमें बहुत ज़्यादा तजाद है। दो अलग अलग शोबे हैं और बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। एक बंदा तालीम व अदब या लिटरेचर में होता है और साथ टीचर होता है और पढ़ाता भी है, तो वो उनका एक हम आहंगी होती है और इनमें होता है। ये वाकई दो एक मुख्तलिफ शोबे हैं और बिल्कुल मुख्तलिफ है। इनको लेके चलना एक मुश्किल था, लेकिन शुरू से ही मुझे फिक्शन में, ख़ास तौर पे लिटरेचर में, फिक्शन में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। बचपन से ही जी कहानियाँ पढ़ना, थोड़ा बहुत लिखना, ये वो। तो फिर पुलिस में तो एक रोज़गार के तौर पे चला गया, लेकिन ये शौक जो था, इसका इज़हार ख्याल और ये जो थी, इसके लिए फिर लिटरेचर को भी साथ साथ रखा, और फिर ये सफ़र अब चल रहा है। बिल्कुल। जी सर, आपने अपनी किताब में तकरीबन 20 आलमी अदब के मुसन्निफीन की कहानियों का तारुफ और तजिया पेश किया, जिनमें से नोबेल इनाम याफ्ता लिखारी भी बहुत सारे थे। तो सर, आपने मुख्तलिफ जबानों के अदब को देखा पढ़ा, तो आप आलमी अदब में उर्दू को किस दर्जे पर रखते हैं? आलमी अदब में उर्दू किस दर्जे पे रखते हैं? हाँ, ये एक बड़ी बहस है। मेरी जो ज़ाती राय है, मैंने जो आलमी अदब के नामवर मुसन्निफीन को, जिनको मैंने पढ़ा है, देखा है, यानी कि उनके आर्टिकल पढ़े हैं या उनकी तख्लीक़ात पढ़ी हैं, तो उर्दू अदब को जो मैंने देखा पढ़ा है, अब अगर ज़ुबान के लिहाज से देखा जाए तो उर्दू की दुनिया की तीसरी या चौथी ज़बान है जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान है। तो अगर उस तनाज़ुर जी में भी देखें और अदब के लिहाज से भी देखें, तो उर्दू में जो अदब तख्लीक हुआ है या हो रहा है, मैं किसी सूरत भी ये नहीं कह सकता ये आलमी म्यार का नहीं है। ये उर्दू में आलमी म्यार का ही अदब तख्लीक हुआ है, माजी में भी और अब भी हो रहा है। तो जी इस लिहाज से मैं तो उर्दू को एक आलमी तनाज़ुर में एक देखता हूँ, और उर्दू की जो तख्लीकात हैं वो एक आला दर्जे की। हाँ, ये एक बात सही है कि आज तक कोई नोबल इनाम उर्दू वालों को नहीं मिला। तो ये एक, इसके पीछे क्या सियासी मुहरक़ात हैं, क्या इसमें है, वो एक अलग बहस है। लेकिन उर्दू को मैं जी किसी भी सूरत में बाकी आलमी ज़ुबानों में और लिटरेचर में कम नहीं समझता, जहाँ तक मेरी बिल्कुल। राय है और जहाँ तक मैंने जी देखा और समझने की कोशिश। बिल्कुल। सर, क्या आपने मुख्तलिफ जबानों के अदब का तकाबली जायजा किया कभी? तकाबली जायज़ा बाकायदा तौर पे तो नहीं किया, लेकिन मेरी किताब में क्योंकि 20 मुख्तलिफ मुसन्निफ़ीन आलमी, यानी कि गैर मुल्की, को लिया है,
जिसमें जी इंग्लिश के थे, फ्रेंच के हैं, अरबी के हैं, मुख्तलिफ हैं। तो उनकी तख्लीकात को और उर्दू की तख्लीकात को इनको पढ़ा है, तो उनसे एक तासुर जाता है, और एक से एक ज़हन में एक ख्याल आता है कि इस तरह का है। बाकायदा तौर पे इस पे कोई आर्टिकल मैंने नहीं लिखा, और बाकायदा तौर पे इस पे कोई किताब या कोई ऐसी नहीं की। जी। सर, क्या उर्दू अदब को आलमी अदब आलमी अदब के मयार पर रखा जा सकता है? जी, मैं पहले भी कह चुका हूँ पिछले सवाल में। बिल्कुल, उर्दू अदब को आलमी मेयार पर रखा जा सकता है, और आलमी मेयार की तख्लीकात हो सकती हैं। और हर सिन्फ में, शायरी में, नावल में, अफसाने में, और अब माइक्रो फिक्शन में भी, इन तमाम असनाफ को आलमी मेयार की जो असनाफ लिखी गई हैं या लिखी जा रही हैं, इनको परखा जा सकता है, रखा जा सकता है, और उनकी मेयार की हैं। अगर उर्दू के साथ अगर मगरब या दूसरे लिटरेचर वाले एक वो ताउन या वो अंडरस्टैंडिंग कायम नहीं कर पाए, तो वो एक अलग बात है, या उसकी जी क्या वजूहात है, क्या असबाब हैं। लेकिन उर्दू, इसमें कोई शक नहीं है कि वो आलमी म्यार का ही अदब तख्लीक हुआ है उर्दू में, माजी में भी और बिल्कुल। दौर हाजिर में भी। जी सर, बदलते हुए तालीमी निसाब जैसा यकसा निसाब तालीम जो कि अभी प्राइमरी लेवल पर इंट्रोड्यूस करवाया गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यकसा निसाब तालीम, मेरी इस बारे में एक थोड़ी सी और राय भी है। यकसा निसाब तालीम होना चाहिए, मैं इसके बिल्कुल हक में हूँ। लेकिन इसके साथ साथ यकसा निज़ाम तालीम भी होना चाहिए। जब तक यकसा निज़ाम तालीम नहीं होगा ना, यकसा निसाब तालीम से कोई मुस्बत नतज निकलने के चांस नहीं है, और बहुत कम है। अब यकसा जी निज़ाम तालीम और यकसा निसाब तालीम में क्या फ़र्क है, जैसे कि ज़ाहिर हो रहा है। यकसा निज़ाम तालीम ये है कि हमारे पाकिस्तान में तबक़ात की तक़सीम जैसे है, और उसी तबक़ात की तक़सीम से हमारा जो निज़ाम तालीम है वो भी तक़सीम है। जैसे जी हम, बिल्कुल। एक देहाती बच्चा है, एक शहरी बच्चा है, और एक कैमरे में पढ़ के आता है, एक प्राइवेट इदारे किसी और महंगे में पढ़ के आता है, और बड़े बड़े, और उसके सारे सिनेरियो को और उसके इन्वायरमेंट को देखा जाए, तो उस माहौल का बच्चे के निसाब के साथ उसकी तरबियत और तालीम पे भी असरअंदाज हो रहा होता है। एक जैसी जी किताबें पढ़ के देहात वाला बच्चा, वो किसी बड़े इदारे वाले सेम किताबें वाले से नहीं मुकाबला कर पाएगा। जी इसलिए बिल्कुल। यकसा निसाबी तालीम के साथ साथ यकसा निज़ामी तालीम हो, तो इसमें जी ज़्यादा बेहतर तरीके से और मुस्बत नतीजे लिए जा सकते हैं। जी बिल्कुल। और सर, हमारे सबसे यहाँ बड़ी ना बात यह सिर्फ है कि नौजवानों में। जी जी सर। उर्दू 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 ज़बान जो हमारी कौमी ज़बान है, इसमें जी निसाब होना चाहिए। क्योंकि बिल्कुल। जो बच्चा या जो तालिब इल्म अपनी ज़ुबान में बात पढ़ेगा, सुनेगा, तो उसके दिमाग में वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सिरायत करेगी, और वो उससे बेहतर और मुस्बत नताइज और अच्छे उसके निकलेंगे नताइज। बिल्कुल। तो बात ये है कि जब तक निज़ाम तालीम उर्दू में नहीं होगा, तो इंग्लिश वाले या दूसरे किसी की एक, जो हमारी एक ज़हनी गुलामी समझ लें या जो भी समझ लें, उसमें जो हम चल रहे हैं, हम इतना जल्दी आगे नहीं जा सकेंगे। हमारा तालीमी निज़ाम, मैंने एक जगह कहीं पढ़ा था, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट थी, कि वो एक जैसे एक होता है ना टारगेट, उससे 50 साल 40 साल बाकी टारगेट से पीछे जा रहा है। उसमें सबसे जी अहम फैक्टर तो मैं यही हमारा तालीमी निज़ाम, और सबसे बड़ी कि जी हमारा जो गैर मुल्की ज़ुबान में हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को। एक गैर जी मुल्की ज़ुबान में जो बच्चा पढ़ेगा, वो क्या उसको पिक करेगा, उसको कैसे बिल्कुल। वो समझ पाएगा, और समझ के फिर कैसे जी उसको आगे वो उसका इतलाक़ करेगा और लिखेगा। जी दुरुस्त फरमाया सर आपने।
ہمارے ہاں نہ صرف نوجوانوں میں بلکہ ہر عمر کے لوگوں میں عدم برداشت کا رویہ بہت زیادہ عام ہو چکا ہے. سر اس کی کیا بیسک وجہ ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ عدم برداشت ایک اس وقت بہت بڑا سماجی ایشو ہے، اور ہمارے پاکستان کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. عدم برداشت کا جو سب سے ایک جو بنیادی وجہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ جو ہمارے سیاسی اور جو سماجی اور ہمارا جو تعلیمی اور مذہبی سارا جو نظام ہے نا، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ آوا کا آوا بگڑا ہوا ہے. وہ اس طرح کا ہے کہ جس سے ہمارے عدم برداشت بڑھتی جا رہی ہے. ہمارا نصاب جو ہے وہ اس طرح کا ہے. ہمارے بچوں کو جو کارٹون ہیں، گیمز ہیں، اور جو ہمیں ڈرامہ سیریل یا فلمیں بنائی جاتی ہیں، تو ان ساری جی چیزوں کا بچے کے جب اذہان پہ اثر ہوتا ہے تو اس میں مار داڑ تشدد اور اس طرح کا جو دکھایا جاتا ہے تو وہ ایک پرموٹ ہوتا ہے. اور سب سے بڑی چیز ہے کہ عدم برداشت کا جو سچویشن اب ہے کریٹ، جس کی پاکستان میں کئی مثالیں ہیں جس کو بندہ بیان ہی نہیں کر سکتا. اس کے پیچھے جی اچھی تعلیم اور اچھی تربیت. اگر اچھی جی معیاری تعلیم اور اچھی معیاری تربیت ہو تو عدم برداشت کو کم کیا جا سکتا ہے. اور جو اچھی بالکل تعلیم حاصل کرے گا اور معیاری تربیت اس کی ہوگی اور اچھی تربیت ہوگی تو وہ اپنی عقل کی بنیاد پہ مسائل حل کرنے کی کوشش کرے گا، نہ کہ سوٹے جی سے، ڈنڈے سے، تھپڑ سے. جی اچھا اب یہ بالکل تو ہے کہ اس سے یہ حل ہو سکتا ہے. اب یہ کہ عدم برداشت کی وجوہات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اور سب سے بڑی یہ ہے کہ جب تک جو ایک انتہا پسند ہے یا شدت پسند ہے یا مار داڑ کرنے والا ہے، جو گروہ ہے یا جو طبقہ ہے یا انفرادی طور پہ کوئی بندہ ہے، تو اس کو جب تک عقل کی بنیاد پر یا طاقت کی بنیاد پر نہیں روکا جائے گا تو وہ چیز پھر بڑھتی جائے گی. جی کچھ جو گروہ ہیں، کچھ جو طبقات ہیں، یا جو ایک گروپ ہے، کمیونٹی ہے، جو کہتی ہے کہ میں ایک ایسا عمل کر کے، کسی کو مار کے، کسی کو قتل کر کے، کسی پہ تشدد کر کے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے جائز کام کیا، ہم نے خیر کا کام کیا، ہم نے نیک کام کیا، ہم نے کسی کی خوشنودی کے لیے کام کیا، ہم نے اچھا کام کیا، بطور ثواب یہ کام ہو رہا ہے، تو پھر عدم برداشت کا مادہ بڑھے گا. اصل جی میں میرے خیال میں جو عدم برداشت ہے نا، یہ انسان کی ایک اندر کی مایوسی ہوتی ہے، جو چھپی ہوئی بالکل مایوسی ہوتی ہے. یہ اسی کا اظہار ہوتا ہے جو کہ جی دلیل سے یا عقل کی بنیاد پہ نہیں دیتا، تو وہ تشدد کی بنیاد پہ دیتا ہے. بالکل سر، بہت خوبصورت بات آپ نے فرمائی. سر آپ کے خیال میں پاکستان کا ایسا کون سا کرنٹ ایشو ہے جس کو اگر حل کر لیا جائے تو بہت بہتری آ سکتی ہے پاکستان کے سسٹم میں؟ ہاں یہ سوال تو آپ کے پچھلے سوال سے لنک کرتا ہے. میرے خیال میں تو پاکستان کا جو سب سے اہم ایشو ہے نا، وہ یہی عدم برداشت، انتہا پسندی، شدت پسندی کا ماحول. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اس ایک ان ان اس ایشو کی وجہ سے باقی کئی مسائل پھوٹتے ہیں، اور کئی مسائل کی جڑ یہ ایک ہے. اس کو ختم کیا جائے، ایک روشن خیال، ایک اعتدال پسند ماحول ہو، تو جس میں پھر تعلیم و تربیت بہتر طریقے سے ہوتی جائے گی. پہلے وہ ماحول بنانا پڑے گا، تو پھر بالکل کرپشن میں بھی کمی ہوگی، پھر جو باقی معاملات ہیں ان میں بھی ایسا ایسا کمی آتی جائے گی. جب بندے کو شعور آ جائے گا اور یہ آپس جی میں مار داڑ، مارنا پیٹنا، یہ چیز ختم ہو جائے گی. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا، سیاسی عدم استحکام بھی ہمارے ملک کا سب سے بڑا ایشو ہے، جس کی وجہ سے جی باقی مسائل، اقتصادی اور جو سماجی مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اور سیاسی عدم استحکام کیوں ہے، یہ تو
सब जानते हैं कि 1947 से अब 2021 तक किस किस ने कितनी कितनी हुकूमत की और कौन ताकतवर है और कौन ताकतवर नहीं है, और कौन सी ऐसी ताकत है कि जो दूसरों को मगलूब करके अपनी ताकत बरकरार रखना चाहती है। ये जो एक मसला है ना, जिस सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से फिर इक्तिसादी मसाइल भी पैदा होते हैं, फिर समाजी मसाइल दूसरे भी पैदा होते हैं। जब दूसरे मसाइल पैदा होते हैं जिस उससे फिर बाकी मसाइल भी पैदा होते हैं। जी बिल्कुल सर, रियासत से बहसियत शहरी और या बहसियत उस्ताद आपकी क्या तवक्कुआत है? एंड रियासत 70 साल में आज तक हुकूमती उमूर के लिहाज से मजबूत क्यों नहीं हो सकी? हाँ, ये बात ठीक है। असल में रियासत मजबूत क्यों नहीं हो सकी, ये बात एक अहम बात है। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि रियासत अहम है या हुकूमत अहम है। जब से पाकिस्तान बना है तो अब तक रियासत को किसी ने अहम नहीं जाना, मेरा ख्याल है, मेरी राय। हर ताकतवर ने, वो सियासी ताकत है या कोई और अस्करी ताकत है, ये जो भी ताकत है, उन्होंने रियासत की बजाय अपनी हुकूमत को तकवीत दी है और उसको मजबूत किया है। जब रियासत और हुकूमत के मफादात का आपस में टकराव होगा तो वो रियासत क्या मजबूत होगी। जी तो इसलिए रियासत को मजबूत करने के लिए सबसे पहले तो जो है हमें एक मजबूत निज़ाम की ज़रूरत है। जब तक मजबूत निज़ाम नहीं होगा रियासत मजबूत नहीं हो सकती। मजबूत निज़ाम बिल्कुल। में का आइन कानून सारा, उसमें एक सिस्टम जो है एक मजबूत हो, जिससे रियासत मजबूत होगी। जी बिल्कुल सर, आपने एक अदीब, लिखारी और उस्ताद की नजर से समाज को देखा है, तो हमारे समाज के मजमूई रवैयों के बारे में आप क्या राय पेश करें? समाज के मजमूई रवैये जो हैं, वो ये बात तो वही पिछले सवाल वाली भी है कि हमारा जो असल रवैया जो समाज में है ना, जो इस वक्त सबसे ज्यादा मैं देखता हूँ समाजी रवैया, वो हमारे यहाँ मुनाफिकत है। जी बिल्कुल। हम अपने कौल और फेल में तजाद और एक मुनाफिकत का निज़ाम है लोगों के सामने, और है हमारे अंदर कुछ और ख्यालात हैं। फिर ये जो उनकी शख्सियत में तजाद होता है ना, इस तजाद से फिर बाकी मसाइल फूटते हैं। तो इसके लिए भी फिर बात पिछले जवाब वाली आती है कि तालीम, तरबियत और सारे निज़ाम की बेहतरी होगी तो रियासत तो जैसे एक माँ है, तो जो अवाम है वो उसकी औलाद होती है। तो जब रियासत मजबूत होगी, माँ मजबूत होगी, तो वो औलाद की सही परवरिश तरबियत कर सकेगी, सही माहौल दे सकेगी, सही तहफ़्फ़ुज़ दे सकेगी। तो हमारे समाजी रवैये भी उस लिहाज से बदलते जाएंगे। अगर रियासत मजबूत नहीं तो हमारे ये गिरोह, ये तबकात, ये जो ताकतें बाकी हैं जो हम पे मुसल्लत हैं, तो वो अपने मफादात के लिए हमें इस्तेमाल करते रहेंगे। और ये जो एक तबकाती तकसीम है, यो एक टकराव है, इससे फिर कई समाजी रवैये फूटेंगे और कई समाजी रवैये जो हैं वो मनफी तौर पे उभरेंगे। ये तो फिर चलता आ रहा है और हम देख रहे हैं। बिल्कुल। एक अदीब और लिखारी होने की हैसियत से मुस्तकबिल में क्या खिदमत सर अंजाम देना चाहेंगे आप? लिखारी तो मुस्तकबिल में मजीद लिखना ही जाता होता है। तो जी आज मेरे पहली ख्वाहिश तो यही है कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, तहकीकी तनकीदी भी, और माइक्रो फिक्शन, फ्लैश फिक्शन और अफसाने पर भी। तो इंशाल्लाह पहला काम तो यही है कि लिखना है और पढ़ना है। तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी इस सफ़र को जारी रखना है।
جی بالکل سر. سر تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اس سیشن کے لیے وقت دیا. میں آپ کی شکر گزار ہوں. تھینک یو، آپ نے بلایا، آپ نے مدعو کیا. امید ہے دیکھنے والوں کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا اور آپ لوگوں کو معلومات بہت ملی ہوں گی. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.